जय हिंद। क्लास 12 मैथ्स में हम लोग अभी वेक्टर अलजेब्रा को पढ़ रहे हैं और पिछले कुछ वीडियो के माध्यम से वेक्टर अलजेब्रा को बहुत आगे तक पहुंचा चुके हैं। अगर आप वीडियो को देखे होंगे तो आपको पता होगा कि पिछले वीडियो तक हम लोग डॉट प्रोडक्ट यानी कि प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर जो कि दो तरह के होते हैं, एक डॉट प्रोडक्ट और दूसरा क्रॉस प्रोडक्ट। तो डॉट प्रोडक्ट के बारे में हम लोग जान चुके थे और आर.एस. अग्रवाल बुक से डॉट प्रोडक्ट के प्रॉब्लम को भी बना चुके थे। आर.एस. अग्रवाल बुक का वेक्टर अलजेब्रा में एक्सरसाइज जो दूसरा है वहाँ तक हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर में ही पढ़ने जा रहे हैं क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। आज का टॉपिक हमारा है क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट। तो ये जो होता है, अगर वेक्टर ए है और वेक्टर बी है तो इसके क्रॉस प्रोडक्ट को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। अब इसे किस तरह से डिफाइन किया जाता है इसको हम लोग समझते हैं। सबसे पहले लेट ए एंड बी आर टू नॉन जीरो vectors and theta be the angle between them, then the cross product is given by A cross B इक्वल टू, यानी कि A क्रॉस B इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ A मैग्नीट्यूड ऑफ B, और यह आपका साइन थीटा एन यूनिट वेक्टर इसमें हम लोग लगा देते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ क्या है कि क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर को हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? वेक्टर प्रोडक्ट भी कहते हैं। वेक्टर प्रोडक्ट कहने का मतलब, जिस तरह से स्केलर प्रोडक्ट कहने का मतलब कि दो वेक्टर का जब डॉट प्रोडक्ट होता था तो वो हमको एक स्केलर क्वांटिटी मिलती थी, लेकिन यह जो है आपका वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए हम इसके साथ यूनिट वेक्टर को मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि यह जो आपका स्केलर क्वांटिटी है, चूँकि ये भी स्केलर क्वांटिटी है, यह भी स्केलर क्वांटिटी है और यह भी स्केलर क्वांटिटी है, ये वेक्टर क्वांटिटी आपका बन जाए। अब इसको हम लोग समझते हैं कि ये भी आपका वेक्टर क्वांटिटी है, यह भी आपका वेक्टर क्वांटिटी है। आखिर इसका जो प्रोडक्ट निकला A क्रॉस B, तो इसमें भी कुछ ना कुछ डायरेक्शन होगा ना। अगर ये वेक्टर हैं तो इसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों हैं। B अगर वेक्टर है तो इसमें डायरेक्शन मैग्नीट्यूड दोनों हैं, और A क्रॉस B भी अगर वेक्टर ही है तो इसका भी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड जो भी होगा ही। तो इसका डायरेक्शन किधर होता है? तो इसका जो डायरेक्शन होता है यह आपका इस दोनों लाइन के परपेंडिकुलर होता है। ये जो सिंबल हम डाल रहे हैं ये परपेंडिकुलर का सिंबल है। अगर इस तरह से कोना में हम लोग डाल दे रहे हैं तो ये परपेंडिकुलर सिंबल के लिए स्पेशलिस्ट है, स्पेशल सिंबल है आपका परपेंडिकुलर सिंबल के लिए। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यह जो है आपका क्या हो जाता है? परपेंडिकुलर हो जाता है। लेकिन आपको ये समझ में थोड़ी सी समझना मुश्किल है कि आखिर परपेंडिकुलर क्यों हो जाता है सर। जैसे हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं ये परपेंडिकुलर क्यों हो जाता है? तो इसके पीछे राज क्या है इस चीज़ को हम लोग समझते हैं। एक्चुअल में अगर हम वेक्टर A और B का जब क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, ये आपका वेक्टर A हो गया, ये वेक्टर B हो गया, इसका क्रॉस प्रोडक्ट हम करते हैं तो होता क्या है? यहाँ जैसा कि डेफिनेशन दिया गया है, अगर यहाँ से हम एक लाइन परपेंडिकुलर डाल दें तो B का कंपोनेंट जो है B साइन थीटा यह हो जाएगा, और यह जो कंपोनेंट है आपका B कॉस थीटा हो जाएगा। इस चीज़ में तो आप लोगों को दिक्कत नहीं होगी।
अब देखा जाए कि अगर हम इसको एक पैरेललोग्राम बना दें, क्या बना दें, एक पैरेललोग्राम बना दें, तो हम लोग पैरेललोग्राम का एरिया जानते हैं क्या, कि ए का मैग्नीट्यूड बेस इनटू हाइट होता है। तो यही हाइट हो गया इसका, यही क्या हो गया, हाइट हो गया। तो अब यहाँ पर देखा जाए, यानी कि अगर जो क्रॉस प्रोडक्ट हम करते हैं, अगर उसको वेक्टर हम थोड़ा देर के लिए नहीं समझें, तो वो क्या देता है, ये क्या देता है, एरिया देता है। इस दोनों वेक्टर से मिलकर बनने वाला जो पैरेललोग्राम है, इस दोनों वेक्टर से मिलके बनने वाला जो पैरेललोग्राम है, वो हमको मिल जाता है, वो एरिया मिल जाता है। तो एक्चुअल में ये एरिया को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन यहाँ पर n यूनिट वेक्टर जो है, आखिर यह डायरेक्शन जो है ऊपर के तरफ ही क्यों हो जाता है, इस पर, यानी कि A पर भी परपेंडिकुलर, B पर भी परपेंडिकुलर होता है। इसके बारे में देखिए कि यहाँ पर हमारा कॉन्सेप्ट है, ये तो हमको एरिया मिल गया। अब एक चीज़ है कि आखिर एरिया का जो है आपका डायरेक्शन की, अगर एरिया को वेक्टर मान लिया जाए, एरिया को वेक्टर मान लिया जाए, एरिया वेक्टर आप क्लास 12 में पढ़ेंगे तो आपको भी एरिया वेक्टर से सामना पड़ेगा। यानी कि एरिया को हम वेक्टर अगर मान लेते हैं तो एरिया का डायरेक्शन किधर होगा, इस चीज़ पर विचार करते हैं। तो ये बोर्ड आप देख रहे हैं, एक एरिया है, इसका डायरेक्शन जो है प्रायः हम लोग, एरिया का डायरेक्शन जो होता है, एरिया परपेंडिकुलर होता है, इस डायरेक्शन में होता है आपका। यानी कि एरिया जो है, एरिया से एक परपेंडिकुलर लाइन खींचिए, वही एरिया का डायरेक्शन हो जाएगा। अब जैसे एक एग्जांपल से हम लोग समझते हैं कि ये आपको एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, कहेगा कि इसका डायरेक्शन क्या लिया जाए। तो इसका डायरेक्शन देखिए, इधर से तो नहीं लिया जा सकता है, इधर से तो नहीं लिया जा सकता है, सूटेबल नहीं होता है। लेकिन अगर इसके एरिया को हम इस तरह से, इसका डायरेक्शन को क्या माने, इसके परपेंडिकुलर माने, तो हम कह सकते हैं कि यह पूरे एरिया का एक ही डायरेक्शन है। अब देखा जाए कि यहाँ पर हमने दो एरिया बना दिया, क्या क्या बना दिया, एक एरिया को हमने इस तरह से लिया, एक एरिया को हमने इस तरह से लिया, एक एरिया इस तरह का। इसका डायरेक्शन आप देख रहे हैं, ये डायरेक्शन है ना, इसके परपेंडिकुलर है, और इसका डायरेक्शन इसके परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन से हमको एरिया का एग्जैक्ट जानकारी मिल जाती है कि एरिया आखिर में कितना होगा और किस डायरेक्शन में होगा। अलग अलग डायरेक्शन से हमको एरिया, अगर मैं आपको इस तरह का फिगर दिखाऊं, आपको इस तरह का फिगर दिखाऊं, दोनों में अंतर होता है। इसमें दो तरह का एरिया है, दोनों का डायरेक्शन अलग है, लेकिन इसमें दो एरिया जो है सेम हो गया है, दोनों का डायरेक्शन आपका सेम है। तो इस तरह से एरिया का जो डायरेक्शन माना गया, क्या माना गया, इसके परपेंडिकुलर माना गया। इसीलिए क्या करते हैं कि ये जो एरिया निकला, जितना एरिया का जो भी मैग्नीट्यूड है, उस मैग्नीट्यूड को हम लेकर, और चूंकि एरिया का डायरेक्शन परपेंडिकुलर होता है, इसीलिए जितना एरिया का मैग्नीट्यूड है उतना ही मैग्नीट्यूड का हम यहाँ पर एक लाइन खड़ा कर दिए और बता दिए कि यह जो है डायरेक्शन इसके परपेंडिकुलर होता है। यही कॉन्सेप्ट है हमारा इस दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट का परपेंडिकुलर हो जाना। एक्चुअल में दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है वो एरिया को रिप्रेजेंट करता है। तो चलिए, यहाँ तक तो उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि ये आपको समझ में आया कि नहीं। इसके बाद हम लोग जानते हैं कि अगर दो वेक्टर आपका पैरेलल हो, ये केस फर्स्ट, वेक्टर ए और वेक्टर बी, तो पैरेलल के कंडीशन में दो कंडीशन बनता है कि एक इस तरह से भी ए और बी हो सकता है हमारा। तो इस तरह का कंडीशन अगर है तो थीटा इक्वल टू 0 डिग्री होगा, इस तरह का कंडीशन है तो थीटा इक्वल टू पाई हो जाएगा। अब यदि हम ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर लें और उसके बाद ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड, दोनों का मैग्नीट्यूड ले लें, और यहाँ पर साइन थीटा, और यह n यूनिट वेक्टर जो कि a और b के परपेंडिकुलर है, डायरेक्शन में है, तो साइन 0 डिग्री का मान तो हमारा 0 ही होता है।
तो कुछ से भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, ए को, भी को और एन यूनिट वेक्टर, तो ये टर्म जो है हमारा 0 हो गया और इसके साथ एन यूनिट वेक्टर लगा रहा, ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, 0 वेक्टर हो जाएगा। 0 से यूनिट वेक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा। उसी तरह से पाई थीटा इक्वल टू पाई अगर रखते हैं तो इस पर भी इसका वैल्यू क्या होता है, 0 ही होता है। तो जब 0 होता है तो इस कंडीशन में 0 डिग्री कंडीशन में भी यही हो जाएगा। और आपका यदि है ना थीटा का वैल्यू पाई भी हो जाए तो इस कंडीशन में भी क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है आपका 0 वेक्टर ही होता है। क्लियर है। इसके बाद हम लोग ये जाने कि अगर वेक्टर ए है आपका तीसरा नंबर और बहुत इंपॉर्टेंट है और इसकी ज़रूरत हमको बहुत जगह पड़ेगी, है ना, तीसरा नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी ज़रूरत हमको हर एक जगह पड़ेगी। दोनों ए वेक्टर और ए वेक्टर दोनों सेम वेक्टर है। कैसा वेक्टर है, सेम वेक्टर है। और हमने क्या किया कि ए वेक्टर को क्रॉस प्रोडक्ट कर दिया ए वेक्टर के साथ। तो ए का मैग्नीट्यूड साइन क्या हो जाएगा आपका, ए और ए के बीच का एंगल क्या हो जाएगा, अगर यह भी ए ही हो जाए तो इस दोनों के बीच का एंगल क्या हो जाएगा, 0। एन यूनिट वेक्टर है। तो इस कंडीशन में ए क्रॉस ए जो है आपका क्या हो जाता है, 0 वेक्टर हो जाता है। अब यहाँ पर एक चीज़ और पूछा जा सकता है आपसे, बोलेगा कि भाई क्रॉस प्रोडक्ट की मदद से क्या हम लोग एंगल निकाल सकते हैं। तो बिल्कुल निकाल सकते हैं, क्योंकि एंगल जो है आपका स्केलर क्वांटिटी है। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, क्लियर है। ये वेक्टर, अच्छा एंगल बिटवीन टू वेक्टर निकालना है तो ए क्रॉस बी इक्वल टू हम लोग जानते हैं ए का मैग्नीट्यूड है ना और बी का मैग्नीट्यूड और उसके बाद साइन थीटा इंटू एन यूनिट वेक्टर, ये जान रहे हैं हम लोग। अब इसका मैग्नीट्यूड हम लोग ले लेते हैं, तो वेक्टर ए बी और यह आपका साइन थीटा, इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। देयरफॉर साइन थीटा इक्वल टू क्रॉस प्रोडक्ट मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए बी एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। तो ये आपको मदद करेगा इस दोनों के बीच का एंगल क्या है इसको निकालने में। इसलिए थीटा इक्वल टू आप लिख सकते हैं साइन इनवर्स मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। इसकी मदद से आप लोग इसके बीच का एंगल निकाल सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि इतना सा समझदारी में दिक्कतदारी आप लोगों को नहीं होगी। अब हम लोग ये समझें, अब आइए इस वेक्टर प्रोडक्ट में हम लोग कुछ इसके प्रॉपर्टी को देख लेते हैं। फिर उसके बाद एक महत्वपूर्ण बात जो जानेंगे वो आपका होगा डायरेक्शन, यानी कि वेक्टर, दो वेक्टर का जो प्रोडक्ट होता है, एक तीसरा डायरेक्शन जो उसके परपेंडिकुलर होता है, तो वह डायरेक्शन किधर होता है और किस तरह से हम लोग डिसाइड करते हैं उस चीज़ को हम लोग समझेंगे। तो ये जो है यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू टू वेक्टर्स, तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर हम लोग समझ गए हैं कि ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड साइन थीटा और एन यूनिट वेक्टर हैं। अब इसका मैग्नीट्यूड आप निकाल कर देख लीजिए, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। तो भैया इसमें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसमें भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसमें भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यह जो यूनिट वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगा और 1 से इसको मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब ये समीकरण 1 और इक्वेशन आपका 2 डिवाइड कर दीजिए, यानी कि ए क्रॉस बी वेक्टर अब बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू, अगर डिवाइड करते हैं तो ये कट जाता है, ये भी कट जाता है, यह भी कट जाता है, तो आपका सिर्फ यह यूनिट वेक्टर आपका बच जाता है। तो यूनिट वेक्टर निकालने के लिए ये फार्मूला के तरह इस्तेमाल कर सकते हैं आप लोग। अब दूसरा चीज़ हम इसकी प्रॉपर्टी में देखेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर्स में देखेंगे
कि इसमें जो है कम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं करता है। अगर A क्रॉस B रहे तो हम B क्रॉस A नहीं लिख सकते हैं। अगर लिखना चाहें तो यह आपका हो जाता है, अगर A क्रॉस B रहे तो यह इसका डायरेक्शन चेंज होता जाता है, B क्रॉस A हो जाता है। तो इसलिए हम इसमें कहते हैं कि कम्यूटेटिव लॉ इसमें होल्ड नहीं करता है। और यह जो है आपका सिंपल है कि अगर A क्रॉस B के साथ किसी स्केलर क्वांटिटी को आप ला देते हैं तो M को किसी के साथ लगा दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। A वेक्टर क्रॉस M इंटू B वेक्टर, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हालांकि छोटी मोटी बातें हैं, अगर आप लिख लेते हैं तो आपका नोट्स भी बहुत अच्छा बन जाएगा। इसके बाद यह डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को होल्ड करता है कि अगर A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर प्लस C वेक्टर रहे तो आप इसको A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर लिख सकते हैं और A वेक्टर क्रॉस C वेक्टर आप लिख सकते हैं। इसमें कहीं कोई तरह का दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखा जाए, कभी कभी आपको ऐसा मिल जाएगा कि A क्रॉस B इक्वल टू A वेक्टर क्रॉस C वेक्टर है, किसी कंडीशन में इस तरह से है, तो आप इसको कतई ऐसा नहीं लिख सकते हैं, कभी ऐसा नहीं लिख सकते हैं कि यह B इक्वल टू C वेक्टर के बराबर होगा। समझ गए? इसका डायरेक्शन और इसका डायरेक्शन में कुछ अंतर हो सकता है। अगर डायरेक्शन भी सेम रहे तो फिर दूसरी बात हो जाती है, डायरेक्शन इसका अंतर हो सकता है, इसीलिए हम इसको इस तरह से नहीं लिख सकते हैं। इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। अब जैसा कि हमने शुरू में ही बताया था कि आपका यह जो वेक्टर होता है यह क्या करता है, वेक्टर A और वेक्टर B क्या रिप्रेजेंट करता है, एक्चुअल में एरिया को रिप्रेजेंट करता है। A क्रॉस B जो होता है आपका एक्चुअल में एरिया को रिप्रेजेंट करता है। और इस पैरेललोग्राम एरिया को अगर हमको निकालने के लिए कहा जाए, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी का, तो A क्रॉस B का हम लोग मॉड निकाल देंगे तो यही आपका हो जाएगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हो जाएगा। अब इसी से हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल भी निकाल सकते हैं। तो ट्रायंगल के लिए क्या विशेषता है कि दो आर्म, जैसे ये देखा जाए कि यह आपका A B और C हैं, इसमें A B इक्वल टू वेक्टर A दिया रहे A B और AC वेक्टर इक्वल टू B दिया रहे, यानी कि A और B दिया रहे और इसके बीच का कुछ ना कुछ एंगल हो, तो इस स्थिति में एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC जो है हम लोग लिख सकते हैं 1/2 मॉड ऑफ वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B लिख सकते हैं। अब एंगल हमको यहाँ का पता हो और ये वेक्टर हम ले रहे हैं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप कोई दो वेक्टर को इसमें आप मल्टीप्लाई करके और उसका मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए तो यह आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल आपको दे देगा। इसके बाद हम लोग जान लें कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ऐसा पैरेललोग्राम, इस तरह का पैरेललोग्राम जिसमें हमको डायगोनल पता हो, क्या हो, डायगोनल वेक्टर पता हो, ये आपका D1 पता हो और यह आपका D2 पता हो, तो इस स्थिति में एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के लिए भी हमारा फॉर्मूला बन जाता है 1/2 मॉड ऑफ D1 वेक्टर क्रॉस D2 वेक्टर। क्लियर है? और उस एरिया का अगर डायरेक्शन भी कंसीडर करते हैं तो एरिया हमेशा क्या होता है, डायरेक्शन के, उस एरिया जो होता है हमेशा परपेंडिकुलर होता है एरिया पर। अब जो मेन मुख्य बात है, हम लोग आखिर इस वेक्टर का जो क्रॉस प्रोडक्ट हुआ उसका डायरेक्शन किधर होगा, किस तरह से डिसाइड करते हैं, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। आइए देखते हैं। तो डायरेक्शन को समझने के लिए एक चीज़ की कल्पना करते हैं हम लोग। ये मान लीजिए कि आपका एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये आपका जेड एक्सिस है। अब जेड एक्सिस जो होता है इसके इस तरह से परपेंडिकुलर होता है, तो परपेंडिकुलर तो हम दिखा नहीं सकते हैं, इस तरह से हम लोग बोर्ड पर इस तरह से फिगर को ले लेते हैं और कहते हैं कि ये परपेंडिकुलर है। आई यूनिट वेक्टर, जे यूनिट वेक्टर, के यूनिट वेक्टर से जेड एक्सिस रिप्रेजेंट होता है।
अब देखा जाए कि अगर आपका वेक्टर ए और यह वेक्टर बी है, तो इसके पहले एक चीज़ और समझिए कि जेड एक्सिस तो हमारा क्या कहते हैं इस तरह से परपेंडिकुलर है। जेड एक्सिस में हम क्या किए कि इसके अंदर गए, बोर्ड से भी अंदर एक लाइन की कल्पना किए, तो वो जो लाइन होगा आपका क्या होगा, निगेटिव डायरेक्शन होगा। उसके बाद देखिए ये एक्स एक्सिस जो है पॉजिटिव डायरेक्शन है, तो अगर इधर इसको हम बढ़ा देते हैं तो यह निगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस हो जाएगा। उसके बाद ये वाई एक्सिस जो अपवर्ड हैं, अगर हम इसको नीचे की तरफ इस तरह से बढ़ा देते हैं तो ये आपका क्या हो जाएगा, वाई एक्सिस का निगेटिव डायरेक्शन हो जाएगा। उसके बाद अगर हम इसको इस तरह से पीछे की तरफ बढ़ा दें, मतलब कि समझिए बोर्ड से परपेंडिकुलर एक लाइन की कल्पना हम करते हैं, बड़ा सा छड़ लेके यहाँ पर छेद कर दिए, तो आधा उधर आधा इधर, जो उधर गया वो निगेटिव डायरेक्शन, जो बाहर में है वो आपका पॉजिटिव डायरेक्शन। तो निगेटिव डायरेक्शन और पॉजिटिव डायरेक्शन ये आपको पता है। चलिए उसके बाद यह पॉजिटिव, ये आपका निगेटिव, यह आपका पॉजिटिव और यह आपका निगेटिव डायरेक्शन है। अब इस वेक्टर का डायरेक्शन जो होगा इसके परपेंडिकुलर होगा, ए क्रॉस बी जो निकालेंगे इसके परपेंडिकुलर होगा, और यह परपेंडिकुलर ऐसे भी हो सकता है और ऐसे भी हो सकता है दोनों। तो दोनों में से किधर होगा इस पर हम लोग विचार करते हैं। तो इसको आप लोग राइट हैंड रूल से डिसाइड कर सकते हैं। इसमें क्या कीजिए कि पहला जो वेक्टर लिए हुए हैं उस पहला वेक्टर आपका ए है, पहला वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर बी है। पहला ए है दूसरा बी है, तो ए से बी के तरफ जिधर आपका उंगली मुड़े, अब उंगली तो आपका पीछे मुड़ नहीं सकता है ना, उंगली किधर मुड़ेगा, ए से बी के तरफ। तो देख रहे हैं ये डायरेक्शन जो हमको दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है, इसके ऊपर ये अंगूठा जो है डायरेक्शन दिखा रहा है। तो यहाँ पर यह जो ए क्रॉस बी का जो डायरेक्शन होगा वह पॉजिटिव डायरेक्शन होगा। क्या होगा, अगर हम कोऑर्डिनेट एक्सिस के हिसाब से लें तो यह जो है आपका पॉजिटिव डायरेक्शन हो जाएगा ए क्रॉस बी का। क्लियर है। चूंकि अब इसके बाद दूसरा कंसीडर हम लोग करते हैं, वेक्टर ए ही है, यह वेक्टर आपका बी है। हमने लिया बी क्रॉस ए को लिया और इसके आधार पर इसका डायरेक्शन किधर होगा। यहां पर हम देख रहे हैं कि बी से हम ए के तरफ आ रहे हैं, बी से पहले बी, और उंगली जो मुड़ेगा वो ए के तरफ मुड़ना चाहिए। अब ऐसे नहीं ले सकते हैं, जैसे बी हम यहां लिए, इसको इधर तो मुड़ा नहीं सकते हैं। तो बी से ए के तरफ जब मुड़ता है तो डायरेक्शन हमारा डाउनवर्ड जाता है। तो इस तरह से यह जो आपका डायरेक्शन होगा, यह जो डायरेक्शन होगा यह आपका ए क्रॉस बी का निगेटिव डायरेक्शन हो जाएगा, और जबकि यहाँ पर आपका परपेंडिकुलर बन रहा है और यहाँ पर भी आपका परपेंडिकुलर बन रहा है। अब ठीक उसी तरह से दूसरे तरह से हम लोग क्या डिसाइड कर सकते हैं, यूनिट वेक्टर में हम लोग चलते हैं। इसमें हम देख रहे हैं कि आई से जे के तरफ, आई से जे के तरफ, आई यूनिट वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट जे के साथ कर दें तो ये हमको क्या कह रहा है, अपवार्ड है, जो कि हमारा डायरेक्शन इसका क्या हो जाएगा, के तरफ हो जाएगा। अगर हम जे वेक्टर क्रॉस आई डॉट वेक्टर यूनिट वेक्टर करते हैं तो इसका डायरेक्शन निश्चित रूप से निगेटिव हो जाएगा, माइनस के तरफ हो जाएगा। इसके बाद अगर हम लोग जे यूनिट वेक्टर क्रॉस के यूनिट वेक्टर करते हैं तो देखा जाए, अब यहाँ पर जे और के की बारी है, तो जे हमारा क्या कहते हैं इस तरह से, और के जो है आपका इस तरह से हॉरिजॉन्टल है। तो जे से के तरफ अगर हम चलेंगे तो यह डायरेक्शन आपको जो है जे से के तरफ अगर आप चलते हैं, जे से के तरफ, जे ऊपर है के इधर है, इधर चलते हैं तो एक्स एक्सिस का पॉजिटिव डायरेक्शन मिल जाता है। एक्स एक्सिस का पॉजिटिव डायरेक्शन आई यूनिट वेक्टर, और के क्रॉस जे अगर करते हैं तो माइनस आई यूनिट वेक्टर आपको मिल जाता है। तो इस तरह से डायरेक्शन हो गया। और दूसरी तरह से अब सिंपल रूल है कि आप आई यूनिट वेक्टर, जे यूनिट वेक्टर और यह आपका के यूनिट वेक्टर लिख लीजिए। अगर आप जो है क्लॉकवाइज चलते हैं, आई जे के क्लॉकवाइज अगर आप चलते हैं,
क्लॉकवाइज चलते हैं तो आप पॉजिटिव लेंगे, आई यूनिट वेक्टर जे यूनिट वेक्टर इक्वल टू के यूनिट वेक्टर हो जाएगा। अगर एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं, जैसे इधर चलते हैं आप, आई के बाद हम के लिए तो के के बाद जो बचा जे, तो यह आपका निगेटिव आ जाएगा। आई अक्रॉस के करते हैं तो यह आपका माइनस जे यूनिट वेक्टर आ जाएगा। उसके बाद जे क्रॉस के अगर किए, जे यूनिट वेक्टर क्रॉस के यूनिट वेक्टर, तो जे के क्लॉकवाइज में जा रहे हैं तो आई जो बचा यह आपका प्लस में आ जाएगा। के आई इसको हम लोग किए तो यह आपका जे यूनिट वेक्टर आ जाएगा। इस तरह से अगर आई और के को करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट, आई और के का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो यह माइनस जे यूनिट वेक्टर आपका मिल जाता है। इसे समझने का प्रयास करें। इसमें हमने आप लोगों को यूनिट वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट का एक एग्जाम्पल बताया है, जैसे आई क्रॉस जे क्या होता है। उसी तरह से आप लोग जे क्रॉस के कितना होगा, के क्रॉस आई कितना होगा, इसी मेथड से बनावें, जबकि एंगल इसके बीच आपको पता हो, जैसा कि ऊपर में हमने एंगल के बारे में बताया है। तो ये उम्मीद करते हैं कि आप लोग जो हैं इस डायरेक्शन को समझ गए होंगे कि किस तरह से हम लोग डायरेक्शन को निकाल सकते हैं। और अंत में अब हम लोग जानते हैं कि वेक्टर प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट्स, अगर आपका वेक्टर दिया रहे और कंपोनेंट के रूप में दिया रहे तो उस तरह के वेक्टर का प्रोडक्ट हम लोग किस तरह से निकालते हैं। तो इसको समझने के लिए दो वेक्टर को हम लेते हैं, वेक्टर ए और बी, जिसको कंपोनेंट के साथ हम लोग लेते हैं। कंपोनेंट के साथ मतलब कि ये वेक्टर आपका ए हो गया, जो कि a1i यूनिट वेक्टर प्लस a2j यूनिट वेक्टर प्लस a3k यूनिट वेक्टर है। और बी वेक्टर जो है आपका b1i यूनिट वेक्टर, b2j यूनिट वेक्टर और b3k यूनिट वेक्टर है। अगर a क्रॉस b आपको निकालना है तो आप सिंपल डिटर्मिनांट याद कीजिए। डिटर्मिनांट में आप आई जे के इस तरह से लिख दीजिए, और a1 फिर a2, अब फिर यह आपका a3, और यह आपका b1, यह आपका b2 और यह आपका b3, और इसी को सॉल्व कर दीजिए। ये आपको डायरेक्शन सहित एक तीसरा वेक्टर देगा जो कि इस दोनों के परपेंडिकुलर होगा। अब इससे रिलेटेड एक एग्जांपल को हम लोग देखते हैं कि मान लिया जाए कि ए वेक्टर जो है 3i प्लस 2j यूनिट वेक्टर माइनस के यूनिट वेक्टर प्लस के यूनिट वेक्टर, बी वेक्टर इक्वल टू 2i यूनिट वेक्टर प्लस 3j यूनिट वेक्टर प्लस 4k यूनिट वेक्टर। इस तरह से दो वेक्टर आपका दिया गया है। इसका आपको निकालना है क्रॉस प्रोडक्ट। तो a क्रॉस b के लिए हम लोग लिखेंगे क्या, i यूनिट वेक्टर, j यूनिट वेक्टर, k यूनिट वेक्टर। उसके बाद इसका कोफिशिएंट कंपोनेंट को हम लिखेंगे 3, 2, 1, और इसके कंपोनेंट को हम लोग लिख लेंगे। अब यहाँ पर हम जो है आपको इस डिटर्मिनांट के बारे में किस तरह से सॉल्व किए ये कॉन्सेप्ट हम नहीं बता रहे हैं, क्योंकि डिटर्मिनांट में ये चीज़ आप लोग पढ़े हुए हैं। अगर डिटर्मिनांट अभी तक नहीं पढ़े हैं तो डिटर्मिनांट को जाके देख लीजिए कि 3/3 का डिटर्मिनांट है तो इसे कैसे सॉल्व किया जाता है। हालांकि मैं इसमें थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूँ। यह i, पहले तो देखिए i का साइन प्लस है, j का साइन माइनस है, k का साइन प्लस है। तो i का साइन प्लस है, j का साइन जो है आपका j यूनिट वेक्टर का साइन माइनस है, और k यूनिट वेक्टर का साइन जो है आपका प्लस है। इस तरह से हमने रख लिया है। अब क्या करेंगे कि i के रो और कॉलम को हम लोग ढक देते हैं। तो ढकने से 4 × 2 8 होता है, और 3 × 1 3 होता है, माइनस में लेना है। फिर j हम यूनिट वेक्टर लिए हुए हैं, तो j का जो आपका कॉलम है और रो है इसको ढक दीजिए। तो 3, 2, 1, 4 दिख रहा है, 3, 4 = 12 माइनस 2, 1 = 2।
अब k के लिए तो k का जो रो है, कॉलम है, इसको ढक दीजिए। 3 3 जा 9 हो जाएगा और 2 2 जा 4 हो जाएगा। तो इस तरह से आपका 5i यूनिट वेक्टर माइनस 10j यूनिट वेक्टर अब प्लस 5k यूनिट वेक्टर मिल जाएगा। ये वेक्टर का प्रोडक्ट हो जाएगा। अब इसका मैग्नीट्यूड अगर निकालने के लिए कह दे कि भैया 5i यूनिट वेक्टर प्लस माइनस 10j वेक्टर अब प्लस 5k वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालिए, तो 5 का स्क्वायर आपको लिखना है, माइनस 10 का स्क्वायर लिखना है, प्लस 5 का स्क्वायर लिख देना है। 25 प्लस 100 प्लस 25, तो यह 150 हो जाएगा। और इसी तरह से हम लोग निकालते हैं किस में, एरिया निकालने में, है ना। पैरेललोग्राम का एरिया निकालना है, ट्रायंगल का एरिया निकालना है, पैरेललोग्राम का अगर डायगोनल दिया रहे तो उसका एरिया निकालना है। तो उम्मीद करते हैं कि ये सारी जानकारी आप लोग समझ गए होंगे और समझदारी में दिक्कतदारी नहीं होगी तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि सर समझदारी में दिक्कतदारी नहीं है। तो हमको बड़ी अच्छा लगेगा कि आप वीडियो को पूरा देखते हैं और पूरी तरह से समझते हैं। तो इसी के साथ इस वीडियो को मैं विराम देता हूं और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। याद रहे, समझदारी में दिक्कतदारी नहीं होनी चाहिए। धन्यवाद।